संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 21 अक्टूबर है। आज के समाचार आप मन के सामने बिना कोई लाग लपेट के सीधा शुरू करत हूँ। हिंदी में आता हूँ और चालू होता हूँ। पहला समाचार, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर का कोई एग्जाम दे रहे हो या राज्य स्तर का कोई एग्जाम देने वाले हो। ये जो संस्था बनाई जा रही है या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, इसका साफ उद्देश्य है देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। देश के हर उस राज्य को जहां उत्पादन की भरपूर संभावनाएं हैं, कृषिगत उत्पाद की ज्यादातर संभावनाएं हैं, जहां से एक्सपोर्ट किया जाना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट को, वहां इस तरह के लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसकी कनेक्टिविटी सीधे तौर पर रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क परिवहन से और जल परिवहन से होगी। यानी चारों तरह के परिवहन जो है इस पार्क से कनेक्टेड होंगे। देश भर में इस तरह के 22 पार्क वर्तमान में बनाए जा रहे हैं। वैसे तो योजना 35 स्थानों पर बनाए जाने की है, लेकिन पहले चरण में 22 स्थानों पर पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत असम से हुई। और इन 22 स्थानों में से एक स्थान हमारा प्रदेश भी है। हमारे प्रदेश के रायपुर में बनाया जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नवा रायपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इस बात की घोषणा कल एक कॉन्फ्रेंस में की गई है और भारतमाला प्रोजेक्ट का यह हिस्सा होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि हमारे उद्योग, हमारे उत्पादन केंद्रों को तीव्र परिवहन से जोड़ने के लिए बनाई गई एक योजना है केंद्र सरकार की। ये उस योजना का हिस्सा होगा। हमारे राज्य को जहां चावल का बहुतायत उत्पादन होता है, इसके अलावा अन्य उत्पाद जैसे मूंगफली, सोयाबीन जैसे प्रोडक्ट जो है वो तैयार होते हैं। अब तो फलों के उत्पादन में और चाय के उत्पादन में भी हमारे राज्य का नाम अग्रणी होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस तरह के लॉजिस्टिक पार्क की हमें बेहद जरूरत थी और देश में बनने वाले 22 लॉजिस्टिक पार्क में से एक रायपुर में होगा। इसकी शुरुआत जब हुई तो पहले लॉजिस्टिक पार्क की नींव असम में रखी गई है, यह भी आपको याद रखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सब कुछ कल घोषित किया गया, तो ये सब का सब आपको याद रखना है, हर एक लाइन इसकी जरूरी थी। बात करते हैं दूसरे समाचार पर। मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, जैसा कि हम पहले भी चर्चा करते आए हैं, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट छत्तीसगढ़ में जल्द ही लगने वाला है और इसकी शुरुआत कोंडागांव से हो रही है। कोंडागांव मक्का के उत्पादन के लिए जाना भी जाता है हमारे राज्य में, और मक्के पर प्रोसेसिंग प्लांट लग जाने के बाद मक्के का जो स्थानीय व्यापार था वो बढ़ करके स्थानीय की जगह देश स्तर पर हो जाएगा। यानी हम मक्का निर्यात की स्थिति में भी पहुंच सकेंगे और उसके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट भी बनाए जा सकेंगे। बहरहाल 7 सदस्यों जो कि विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनकी एक कमेटी बनाई गई है जो कि निरीक्षण का कार्य कर रही है और 2021 तक इस प्लांट को तैयार किए जाने का डेडलाइन तय किया गया है। 2021 तक नाम होगा मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट। अब बात करते हैं अगले न्यूज पर। मलेरिया मुक्त बस्तर, इस पर आज समाचार पत्रों में लगभग आधे से अधिक पेज का एडवर्टाइज प्रकाशित हुआ था और कभी कभी विज्ञापनों से भी हमें कुछ न्यूज मिल जाती है। उस विज्ञापन से ये न्यूज निकाली गई है कि बस्तर अंचल में मलेरिया मुक्ति का जो अभियान चलाया गया था वो अपनी सफलता की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल के मुकाबले यानी सितंबर 2019 के मुकाबले इस साल सितंबर 2020 तक 65.53% की कमी आई है मलेरिया संबंधी मामलों में। जहां पिछले वर्ष यह आंकड़ा 4230 का था, उससे घट करके अभी 1458 केस ही प्राप्त हुए हैं। मलेरिया मुक्ति के लिए 2 चरण में बड़ा सघन अभियान चलाया गया था बस्तर अंचल में और दोनों चरण अपनी सफलता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं अगले समाचार पर। पुलिस स्मृति दिवस समारोह, वैसे तो पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जाता है, मैं पहले कारण बता देता हूं और फिर देखते हैं हमारे राज्य में कहां सेलिब्रेट किया गया। पुलिस स्मृति दिवस ये भारत और चीन के संघर्ष को याद दिलाता हुआ एक दिन है। 21 अक्टूबर यानी आज का दिन 1959, जैसा कि आप सन देख पा रहे हैं, 21 अक्टूबर 1959 लद्दाख से लगी हुई सीमा, यहां चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया। यानी कि वो अक्सर जो हरकत कर जाते हैं, हमारी सीमाओं को लांघ करके आने का प्रयास, वही प्रयास एक बार चीनियों ने किया था। इस प्रयास को विफल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
भारत के शौर्य बलों ने, आईटीबीपी के जवानों ने, और आईटीबीपी हालांकि तब उस रूप में नहीं जानी जाती थी जिस तरह से आज उसे गठित कर दिया गया है, लेकिन जो पुलिस फोर्स थी वहां मौजूद या शौर्य बल थे, उन्होंने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने से रोका था। इसमें शहीद हुए पुलिसकर्मियों, सैन्य कर्मियों की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अब उम्मीद करता हूं आप भी याद रखेंगे। पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जाता है ये, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कह लीजिए या पुलिस का बेस कैंप कह लीजिए, माना वहां आज सेलिब्रेट किया गया, जहां गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण शख्सियत पहुंचे और जो हमारे शहीद जवान हैं उनको याद किया। मुख्यमंत्री इस अवसर पर बोलते हुए अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि 47% नक्सल मामलों में कमी आई है हमारे राज्य में। कितनी कमी आई है कितनी नहीं, ये तो खैर किसी बड़े रिसर्च के बाद पता चलेगा। बहरहाल उनके भाषण का एक हिस्सा मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। एथेनॉल का मूल्य तय कर दिया गया है। भारत सरकार ने धान के जरिए तैयार होने वाले एथेनॉल का एक वाजिब दाम, एक मूल्य जो है वो तय कर दिया है। इससे प्रोत्साहन भी बढ़ेगा उन व्यापारियों का जो यहाँ निवेश करने के इच्छुक हैं कि अगर वो एथेनॉल प्लांट लगाएं तो उन्हें उनके उत्पाद का कुल मूल्य मिल सकेगा। इसका जो मूल्य तय किया गया है वो 54.87 रुपए प्रति लीटर तय किया गया है, जो कि एक आदर्श मूल्य दिखाई देता है, एक अच्छी कीमत दिखाई देती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पत्र लिख करके इस बात के लिए धन्यवाद तो दिया ही है, साथ ही साथ उन्हें कहा है कि यदि छत्तीसगढ़ को यह अनुमति दी जाए कि अतिरिक्त खरीदे गए धान से सीधे एथेनॉल बनाया जा सके तो हमारे राज्य पर महती कृपा होगी। देखें इस पत्र का क्या जवाब आता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 54.87 रुपए प्रति लीटर मूल्य तय हुआ है एथेनॉल का, जो कि इस न्यूज का मेन पार्ट था। फिर बात करते हैं गोल्डन बॉर्न उल्लू की या गोल्डन बॉर्न आउल की। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बड़ा ऐसा लगता है कि जब आप उसे देखें तो आप उसके बारे में और शोध करें और जानें, रिसर्च करें। लक्ष्मी माता का वाहन इस रूप में भी उन्हें जाना गया या उसे जाना गया और बड़ा आकर्षित भी करता रहा है हमेशा से। और वो जो उसके साथ जुड़ी हुई कहानी है कि वो रात के अंधेरे में देख लेता है, वो सारी चीजें आकर्षित करती रही। बहरहाल ये जो प्रजाति का उल्लू है, गोल्डन बॉर्न जिसे कह रहे हैं, ये देश में विलुप्त प्राय प्रजाति है। इसकी संख्या बहुत कम है, 100 से भी कम संख्या में ये बचे हुए हैं और ये प्राप्त हुआ कोरबा के वन क्षेत्र में। अब यहाँ पे हमें कोरबा के किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ ये जान लेना भी जरूरी है। भैसमा वन सर्किल या वन बीट वाला जो हिस्सा है वहां प्राप्त हुआ। मैं कोरबा पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, अब ये समझते हैं। कोरबा ही वो अंचल है जहां हाल फिलहाल के दिनों में उड़न गिलहरी प्राप्त हुई थी, एक विशेष प्रजाति का सांप भी प्राप्त हुआ था। तो लगातार कोरबा जो है वो चर्चे में बना हुआ है अपनी जैव विविधता को लेकर। छत्तीसगढ़ अंचल में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जैव विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन कोरबा वन मंडल भी लगातार अपने यहाँ मिलने वाले अलग अलग तरह के जीव प्रजातियों के लिए अब आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। ये उल्लू घायल अवस्था में प्राप्त हुआ और इसे कानन पिंडारी भिजवा दिया गया है। अब मैं उल्लुओं पर थोड़ी सी और चर्चा कर देता हूं और यहाँ उल्लू प्रजाति के जीव की बात कर रहा हूं, किसी और को जोड़ करके ना सोचे। देश भर में अगर उल्लू की प्रजाति की बात करें तो 216 प्रजाति के उल्लू पाए जाते हैं, जिसमें से 16 बॉर्न प्रजाति के उल्लू हैं। बॉर्न उल्लू, इन्हें खलिहान उल्लू भी कहा जाता है। खलिहान उल्लू कहे जाने का कारण है कि ये रात के समय जब खेत खलिहानों में सन्नाटा होता है, शांति होती है, उस दौर पर निकले हुए कीट जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खा जाते हैं, यानी किसान के मित्र की तरह कार्य करते हैं। तो उसमें भी गोल्डन बॉर्न उल्लू जो कि बहुत सीमित संख्या में बचा है, ऐसे उल्लू का प्राप्त होना एक सुखद संदेश है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम जैव विविधता की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं अगले न्यूज पर। बाल्को, बाल्को जो कि कोरबा में स्थित एल्यूमिनियम संस्थान है, इसे बेस्ट ब्रॉन्ज 2020 का अवार्ड एक वर्चुअल समारोह में दिया गया। ये अवार्ड उसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए दिया गया है, जैसे बेहतर प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता, ग्राहक संतुष्टि और नवाचार को अपनाने के लिए। वैसे आपको और थोड़ी सी चर्चा करके मैं बाल्को के बारे में जानकारी देता हूं। बाल्को की स्थापना हंगरी और सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी।
1965 के आसपास बाल्को की नींव रखी गई थी। बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन शुरुआत में एक सरकारी संस्था या पब्लिक सेक्टर की कंपनी बनकर के कार्य करती रही। बाद में इसमें डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश का कार्य किया गया। स्टरलाइट उन दिनों एक बड़ी कंपनी थी जिसने 51% हिस्सेदारी इस कंपनी में खरीद ली थी। बहुत बवाल हुआ था इस बात को लेकर और कर्फ्यू जैसे हालात भी लगे थे, गोलीकांड भी हुआ था और उसके बाद सब कुछ ठंडा हुआ और स्टरलाइट को यह मालिकाना हक प्राप्त हुआ। कालांतर में स्टरलाइट भी बिक गई और उसे वेदांता ग्रुप ने खरीद लिया जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है, और फिर बाल्को वेदांता ग्रुप के भीतर आने वाली एक संस्था बनकर के रह गई। इस संस्था के माध्यम से तैयार एल्यूमिनियम देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों में 90% लगने वाला एल्यूमिनियम बाल्को ही सप्लाई करता है। साथ ही साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि 5,70,000 टन पिघली हुई धातु तैयार करने का रिकॉर्ड बाल्को संयंत्र के नाम रहा है। बाल्को को प्राप्त होने वाला बॉक्साइट वर्तमान में मैन पार्ट से उत्खनन किया जाता है। इससे पहले के दौर पे या इससे पहले के समय में वहीं यानी कोरबा स्थित एक पुटका पहाड़ नामक क्षेत्र से उत्खनन किया जाता था, लेकिन वहां संसाधन समाप्त हो चुके हैं और अब मैन पार्ट इसकी पूर्ति की जगह बना हुआ है। बात करते हैं आखिरी समाचार पर। छींदगांव शिव मंदिर। छींदगांव का शिव मंदिर जिला बस्तर में मौजूद है और बस्तर के लोहड़ी गुंडा ब्लॉक से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित यह पुरातात्विक महत्व का एक बेहद खूबसूरत मंदिर है। यह मंदिर इंद्रावती नदी के तट पर बना हुआ है। 10वीं शताब्दी के इस मंदिर पे शिव मंदिर जो मुख्य प्रतिमा है भीतर, उसके अलावा बाहर की तरफ नटराज प्रतिमा मौजूद है, साथ ही साथ कंकाली माता की प्रतिमा मौजूद है और नरसिंह भगवान की प्रतिमा भी मौजूद है। ये बाहर यूं ही बिखरे हुए रूप में रखे हुए हैं। कंकालीन माता की तो खैर मंडप बना करके पूजा की जाती है, लेकिन नरसिंह मूर्ति और नटराज मूर्ति खुले में रखे हुए हैं। तमाम अनुनय विनय याचना के बाद भी इस मंदिर का अब तक जीर्णोद्धार करने का प्रयास नहीं किया गया है, जबकि यह मंदिर सिर्फ एक पत्थर के दम पर टिका हुआ है और यह स्ट्रक्चर कभी भी धाराशायी हो सकता है। राज्य प्रशासन को यह जरूरत है, हमारे पुरातत्व विभाग को जरूरत है कि एक बेहद महत्वपूर्ण पुरातात्विक संरचना यूं ही नष्ट ना हो जाए। तो ये था आज के समाचारों में। अब मुलाकात करेंगे जब अगले समाचारों के साथ कल, तो कोशिश करेंगे कि कुछ और बेहतर, कुछ और नया आपके लिए ला सके। मुलाकात करते हैं, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का।